Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of biology. Today we are going to discuss about osmoregulation in animals. Whenever we think about the osmoregulation in animals, तो हम ये सोचते हैं कि osmoregulation की ज़रूरत क्यों महसूस हुई एनिमल्स को। तो इसका आंसर ये है कि एनिमल्स को ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत तब पेश आई क्योंकि हमें ज़रूरत होती है मेंटेनेंस बिटवीन साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब वाटर और सॉल्यूट्स, हमेशा जब हम साल्ट्स की बात करते हैं तो साल्ट्स एज अ सॉल्यूट एक्ट करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर में और सॉल्यूट में हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बैलेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत एनिमल्स को क्यों पेश आई, तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिए बिटवीन साल्ट्स एंड वाटर एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। ठीक है, अपना जो ऑस्मोटिक लेवल है, ऑस्मोटिक लेवल ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इस पे ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे एनिमल्स की फॉर्म्स देखें तो दो फॉर्म्स हैं, एक हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स और एक हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊं तो द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ दीज एनिमल्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट even for marine salt water environment. Such animals are known as osmoconformers. ठीक है, अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, osmoregulators. ठीक है, the animals whose body fluid concentration differ with outside environment. अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और इंटरनल इन्वायरमेंट में जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है डिफरेंट है, तो वो ऑस्मोरेगुलेटर है। उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ठीक है, जबकि जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम एग्जांपल देखें ऑस्मो कन्फर्मर्स की, तो हैग फिशेस वगैरह इसके ऑस्मो कन्फर्मर्स में आती हैं, मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं। और अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जांपल देखें तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, अमेबा है, ये सारे के सारे आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन ऑस्मो कन्फर्मर्स विद एग्जांपल, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन ऑस्मो रेगुलेटर्स विद एग्जांपल, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन इन्वायरमेंट और मेरीन वाटर एनिमल्स। अब इसमें बच्चों 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स, उसके बाद नेक्स्ट है हैग फिशेस और जालेस फिशेस, और लास्ट वन जो हैं वो है कार्टिलेजियस फिशेस। इसके बाद हम इन डिटेल स्टडी करेंगे मेरीन वाटर एनिमल्स में से बोनी फिशेस को। अब जितने भी मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ज़्यादा ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। अब क्यों वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, इस वजह से क्योंकि उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रखते हैं। ठीक है, उनको अपना जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। ठीक है, तो वो ज़्यादा क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हैं जालेस फिशेस और हैग फिशेस। हैग फिशेस का दूसरा नाम है जालेस फिशेस। ठीक है, अब ये भी ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं डेफिनेटली। अमंग द वर्टिब्रेट्स हैग फिशेस आर आइसोटोनिक विद देयर सराउंडिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास कार्टिलेजिनियस और कार्टिलेजियस फिशेस हैं। अब कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर एडवांस सिस्टम मौजूद है। ठीक है, जो मोस्ट कार्टिलेजियस फिशेस मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। ठीक है, अब ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए करती क्या है, देयर किडनीज एक्सक्रीट साल्ट
इनके पास किडनी होते हैं जो कि साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। दूसरी जो इनके पास बात है, स्ट्रक्चर है जो कि इनको हेल्प करता है एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट में, वो है गिल्स। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए? 2, एक गिल्स और एक किडनी, जो इनके साल्ट की एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है रेक्टल ग्लैंड्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन रेक्टल ग्लैंड्स, आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट में हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो फिशेस के पास है, सम फिशेस हैव यूरिया एंड ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड इन देयर बॉडीज, सो हैव relatively low salt in body fluids yet remain isotonic to the environment, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि फिशेस के पास, कार्टिलेजियस फिशेस के पास यूरिया और ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड मौजूद होता है, ठीक है। अब ये क्यों मौजूद होते हैं, किस वजह से मौजूद होते हैं, ये बात हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक तो ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरिया एक मुनासिब क्वांटिटी में मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक मुनासिब क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक नहीं बल्कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब अगर यूरिया की इन्वायरमेंट में जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा हो रही है, अमाउंट ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फिशेस को डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फिशेस के पास ये एडेप्टेशन है कि वो ट्राईमिथाइलिन ऑक्साइड को स्क्रीट करती हैं अपनी बॉडी के अंदर, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये यूरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस के बारे में एक बात यूज़ की जाती है कि दीज आर डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। बोनी फिशेस आर द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स बट लेटर become marine, constantly lose water from their hypotonic body fluid to the hypertonic environment. Ultimately इनको hypertonic environment पसंद आ गया और इन्होंने यहीं पे अपना सर्वाइवल तलाश कर लिया, ठीक है। अब कुछ एडॉप्टेशंस की हैं बोनी फिशेस ने। सबसे पहला क्या किया इन्होंने, ड्रिंक सी वाटर और ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एंड वाटर इज़ सी वाटर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इन्होंने कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जब ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी तो यहाँ से मैक्सिमम साल्ट की एक्सक्रीशन हो जाएगी और मिनिमम वाटर लॉस होगा, ठीक है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है तो मैक्सिमम साल्ट की एक्सक्रीशन होती है और मिनिमम वाटर लॉस होता है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको कि फ़िश की डायग्राम मौजूद है। इसने वाटर का गेन किया और सॉल्ट का गेन किया बाय ईटिंग फूड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक्सक्रीशन का प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ किडनी एंड बाय द हेल्प ऑफ गिल्स हुआ और फिर इसके अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंड इन द फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कंस्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ सॉल्ट। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म है, क्योंकि फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, अमेबा और पैरामीशियम वगैरह इनके पास वाटर एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है, ठीक है। तो इनके पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए ये एक्सेस वाटर को पंप आउट कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये फ्रेश वाटर में मौजूद हैं तो यहाँ पे साल्ट की इतनी अमाउंट प्रेजेंट नहीं है। तो जब साल्ट की इतनी अमाउंट प्रेजेंट नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इनटेक करते रहते हैं, और जैसा ही ये वाटर का इनटेक करते हैं फिर उसको लॉस करने के लिए ये अपने कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं। जब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज़म
इनके पास फ्लडिंग ऑफ वाटर होती है तो डेफिनेटली इनका यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से इनकी बॉडी से साल्ट वगैरह ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। जब इनकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ साल्ट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, साल्टी फूड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर स्टडी किया कि गिल्स और किडनीज एक्सेस ऑफ सॉल्ट को रिमूव करते हैं, तो फिशेस के अंदर अगर फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद हैं तो ये इनको अपटेक, गिल्स और किडनी इनको साल्ट का अपटेक करने में भी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, पैरामीशियम इसकी एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, गेन एंड लॉस, गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आइन फ्रॉम फूड। ठीक है, गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आइन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। ये आपके पास एग्जांपल है फ्रेश वाटर मेरीन बोनी फिशेस की। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एडाप्टेशंस के बारे में बात करें, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेज रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम वेरी डाइल्यूट यूरिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उसके बाद सेकेंडली, लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड। ठीक है, बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स बाय गिल्स एंड स्किन। ये तीनों एडाप्टेशंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रेश वाटर के अंदर बैलेंस मौजूद है। अब ये ऐसा फूड खाएंगी जो कि साल्ट कंटेनिंग होगा, फिर किडनीज इनको हेल्पफुल करेंगे डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन में। ठीक है, और फिर उसके बाद ये गिल्स इनको एब्जॉर्प्शन कराएंगे साल्ट की। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं उनके पास वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। तो सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज़म को ये मसला होता है कि उन्होंने वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करना होता है। द evaporative loss of water leading to dehydration is the major problem for terrestrial life। अंडरलाइन करना है आप लोगों ने बुक से ही, आपकी बुक पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। अब कुछ ऐसी अडॉप्टेशंस हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ने सर्वाइवल के लिए की, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिए की। सबसे पहले एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब terrestrial animals are covered by a body surface which prevents loss of water as the waxy exoskeleton of insects। ठीक है, आउटसाइड फ्रेमवर्क को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये थी पहली एडाप्टेशन। दूसरी एडाप्टेशन क्या है, कैरेटिनाइड स्किन। कैरेटिनाइड स्किन का क्या मतलब है कि इनके पास मल्टी लेयर्ड डेड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कैरेटिनाइड स्किन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड एडॉप्टेशन है कि अगर इनके पास वाटर की डेफिशिएंसी है तो ये क्या करेंगे, मॉइस्ट फूड को खाना पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा ये मॉइस्ट फूड खाएंगे इतना ज़्यादा ये अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की जो डेफिशिएंसी है उसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो कैंगरू रैट है, ठीक है, वो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ज़िंदा रह सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्ट प्लांट के सीड्स खाना शुरू कर दे। जब ये सीड्स खाता है तो इससे ऑटोमेटिकली उसको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उसको तो वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बींग शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एंटी डायल्यूटिक हार्मोन मौजूद है जो कि हमने ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें हेल्पफुल करता है। इसके बाद आपके इसी टॉपिक के लास्ट में एक डेफिनेशन दी गई है, दैट इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह मेमोराइज़ करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आज आपका इस वीक का लास्ट लेक्चर था। आपके 3 लेक्चर हो गए हैं। इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट असाइन की जाएगी इन दिस वीक। ठीक है, ये आपके सामने वैक्सी एक्सोस्केलेटन और कैरेटिनाइड स्किन की
पिक्चर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।